क्या मायावती देश की पहली महिला दलित राष्ट्रपति बन सकती हैं? प्रश्न गंभीर है और उसके साथ साथ चर्चा की योग्य भी, क्योंकि साल 2022 में ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है और राष्ट्रपति जब भी कोई बनाया जाता है तो उसके पीछे जो मंशा होती है वो सत्ता में बैठी पार्टी की यही होती है कि चुपचाप बहुत बड़ा मैसेज अलग अलग रूपों में पूरे देश में चला जाए। राष्ट्रपति की भूमिका स्टाम्प भर की होती है, लेकिन राष्ट्रपति के होने का प्रचार अगर ढंग से कर दिया जाए तो फायदा बहुत हो सकता है। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को जरूरत भी ऐसे चेहरे की है जो एक खास वर्ग में, बड़े क्षेत्र में असर डाल सके और उसके साथ साथ उसको भी ये माना जाए कि वो देश और समाज के आखिरी वर्ग और आखिरी तबके का एक तरीके से चिंतक होगा जो लोकतंत्र का सिरमौर बना बैठा होगा। मायावती को लेकर के चर्चा इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि बीते दिनों हमने नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चाएं सुनी, उसके अलावा कई और नेताओं के नामों की सुनी, लेकिन कुछ ने खुद से मना कर दिया और कुछ की चर्चा में दम भी नहीं था। लेकिन हमें लगता है कि जब उत्तर प्रदेश में मायावती की राजनीति का लगभग वनवास शुरू हो गया है, या वनवास अब दिखने लगा है, वनवास बहुत पहले शुरू हो गया था क्योंकि 10 साल बीत गया उनको सत्ता से बाहर हुए हुए और जिस तरीके से उनका वोट शेयर घटा है, अब मायावती वापसी करेंगे इस बात की संभावना बहुत कम है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके रिश्ते को लेकर के भी अलग अलग दावे हैं। आज सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा कि मायावती ने 2022 में वो ऋण इस चुनाव में अता कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी ने गेस्ट हाउस कांड के वक्त पर मायावती की जान बचा करके चढ़ाया था। और इसके अलावा अलग अलग तरीके से दावे ये भी किए जा रहे हैं कि मायावती ने इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की मदद की है। तो इस पर चर्चा की जा सकती है। आइए संभावनाओं को टटोलने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत की पहली महिला दलित राष्ट्रपति मायावती बन सकती हैं, जो उत्तर प्रदेश की सबसे सशक्त मुख्यमंत्रियों में से गिनी जाती हैं, देश की सबसे सशक्त महिला मुख्यमंत्रियों में से गिनी जाती हैं। क्यों और कैसे इनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, उस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और ये जनता जंक्शन शो है। तो भारत में आज तक एक महिला राष्ट्रपति और 2 दलित राष्ट्रपति बनाए गए हैं, लेकिन भारत की राजनीति में दलित मतदाताओं का बड़ा स्थान है और दलित महिला अगर उसमें एक चेहरा मिल जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती ने इस बात को साबित भी किया है। अब राष्ट्रपति को लेकर के सीधे वोटिंग तो होती नहीं है, तो आम दलित मतदाताओं का उसमें चल भी नहीं पाता है और राष्ट्रपति को लेकर के उस तरह का स्वाभिमान और अभिमान की भावना जो है उस खास जाति समूह के बीच में विकसित भी नहीं होती है कि भारत में उस चीज को लेकर के एक बड़ी बात की जा सके और उसके आधार पर जनता का मूड तय हो सके। लेकिन इस बात को समझना भी बेहद आसान है कि सोशल मीडिया लोगों के हाथों में है और नैरेटिव कितनी आसानी से सेट किया जा सकता है। बात इधर उधर नहीं घुमाएंगे, साफ साफ बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव जीतना है और 10 वर्षों तक भाजपा केंद्र की सत्ता में रह चुकी होगी, तो 2024 में जाहिर है कि उसके खिलाफ कई मुद्दे होंगे। हो सकता है धार्मिक ध्रुवीकरण को घिसा पिटा मुद्दा मान लिया जाए जो अब तक चलता आया है, जिसके दम पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में एक तरफा कब्जा किया है। और इस चीज को कहने के पीछे तर्क यह है कि जो खास करके नए मतदाता हैं और युवा मतदाता हैं, वो अपने सामने परिस्थितियों को उभरता हुआ देख रहे हैं और उनके मन में ऐसी भावना विकसित हो सकती है कि ये सिर्फ एक आधार नहीं है वोट देने का, ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल देखने में यही लग रहा है कि धर्म की राजनीति तेजी के साथ चल रही है। सही गलत से परे और भी मुद्दों को उसमें ऐड कर लिया जाए तो गलत नहीं है वो मुद्दा। लेकिन उसके बरक्स अगर हम जातिगत राजनीति को देखें तो जितना पुराना कहा जाता है प्रेम है, जितना पुराना और शाश्वत है, उतना ही पुराना जातीय समीकरण है। और धर्म से ज्यादा खतरनाक अफीम जातीय समीकरण है, क्योंकि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जितना पीछे जाते जाएंगे धर्म का विभेद उतना कम मिलता जाएगा और एक वक्त पर सिर्फ एक धर्म आपको मिलेगा। लेकिन उस वक्त पर भी जातियां थी, जातियों के बीच में लड़ाई थी, धर्म के बीच में लड़ाई की कोई परिस्थिति जैसा नजर ही नहीं आता था। इसलिए मुझे लगता है कि जातियों की राजनीति धर्म की राजनीति से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ और तर्कसंगत भी है, जो आज के मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में बना दिया गया है। और एक तरीके से देखने में आता है, जो बृहद नंबर में देखेंगे तो जातियों के हिसाब से अमीरी गरीबी सुविधाओं का अभाव और जो अधिकता होगी वो भी आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करें तो भाजपा को एक मजबूत और टिकाऊ राजनीति की तरफ देखना पड़ेगा, जो तार्किक रूप से नए भारत के हिसाब से और युवाओं का जो आजकल का मन है उसके हिसाब से बिल्कुल सही साबित किया जा सके। और दलितों की राजनीति इस पैमाने पर बिल्कुल खरी बैठती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किसी जाति को नहीं जोड़ा गया है या उनका प्रचार प्रसार जो है वो जाति के आधार पर नहीं किया गया है, और उम्मीद है कि भाजपा ऐसा कभी करेगी भी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चेहरों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी और भी नेता को मजबूत करने के लिए उनके इर्द गिर्द अलग अलग जातियों का जाल बना सकती है, जो नरेंद्र मोदी या किसी भी नेता की इमेज की मदद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। कई नामों को लेकर के इस दरमियान चर्चा हो रही है और हमें लगता है कि मायावती को लेकर के चर्चा करने का सबसे मुफीद समय यही है, इसीलिए क्योंकि मायावती अब जानबूझ करके शिथिल पड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बात को कहने में कोई दुराय नहीं है कि मायावती जानबूझ करके शिथिल हैं, क्योंकि अगर वो मजबूती से चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ती और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बराबर प्रचार प्रसार करती और उस पर ध्यान देती तो नतीजे वाकई उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले या बदल सकते थे, या एक तरीके का जो समाजवादी पार्टी का हमने उफान देखा वो नहीं होता, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की राह भी इतनी आसान नहीं है होती। तो साफ तौर पर जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से अब देख रही है कि मायावती के मतलब एक शिथिल होने की वजह से हमें कम संघर्ष करना पड़ा है, तो एक तरीके से हो सकता है कि उनको इस्तेमाल करे। और ये देखने को हमको मिला है कि मायावती पूरे चुनाव के दौरान लगभग शिथिल नजर आई है और उन्होंने लगभग कुछ नहीं किया है और अपने चुपचाप अपने वोट बैंक को हाथों से जाने दिया है। और मायावती को भी पता है कि अब नए सिरे से राजनीति को खड़ा करना इस जीवन में दुष्कर कार्य रहेगा अगर कुछ बहुत चौंकाने वाला नहीं करती है, और फिलहाल वो जिस स्थिति में है उनके लिए सबसे बेहतर स्थिति तलाशना ही सही रहेगा। और ऐसे में अगर उनको राष्ट्रपति पद ऑफर किया जाता है तो उनके लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। इसके जरिए पहला तो अपने राजनीतिक करियर के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठ जाएंगी और उसके साथ साथ अपने राजनीतिक करियर को तिलांजलि देंगी, समाप्त करेंगी, और उसके साथ साथ अपनी पार्टी की नई पीढ़ी को उर्वर जमीन भी दे सकती हैं और एक तगड़ा मैसेज अपने आने वाली पीढ़ी, खास करके जो उनके भतीजे हैं आनंद और आकाश, उनके लिए कार्यकर्ताओं और अपने बिछड़े हुए वोट बैंक को अच्छा मैसेज दे सकती हैं और रियूनिट कर सकती हैं। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कम से कम इन 5 राज्यों में अच्छे से भाजपा के लिए विन विन सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है सिर्फ मायावती को राष्ट्रपति बनाया जाना, और इसमें सभी का फायदा है। और जिस तरीके से मायावती की सशक्त इमेज है तो इस बात से हम पूरी तरह से इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसी चर्चाएं नहीं हो सकती हैं। मुझे लगता है कि ऐसी चर्चा हो सकती है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, राष्ट्रपति को लेकर के चर्चाएं अभी से तेज हो जाएंगी, किसका नाम आएगा किसका नहीं, लेकिन माना यह जाता है कि राष्ट्रपति के नाम की जो घोषणा होती है वो बहुत आखिर में की जाती है। तो देखना होगा किसके नाम पर आता है। क्या भाजपा अपने में से ही किसी मुख्यमंत्री को उठा करके वहां पर रखती है, या किसी मंत्री को अपने बना देती है जो केंद्र में हो और वरिष्ठ हो उनको बना देती है, तमाम चीजें हैं, या फिर मायावती या ऐसे किसी नेता की तरफ देखती है जो जातीय समीकरणों को सेट करे और एक तरीके से उसकी हार्डकोर फॉलोइंग हो, खास करके एक जाति को लेकर के। क्या कुछ होगा, देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को साझा भी करें। बड़ी खबर में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है इन शॉर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 राज्यों में जीत मिलने के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें एक दिन भी का आराम नहीं करना है, बल्कि तुरंत अगली चुनौती के लिए डट जाना है। उन्होंने यह संदेश केवल आम कार्यकर्ताओं को ही नहीं दिया, बल्कि स्वयं भी इस फॉर्मूले पर अमल किया है। रातों रात कार्यक्रम बना करके प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह गुजरात पहुंच गए और वहां एक विजयी रोड शो भी किया है। इसे उनकी गुजरात विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति से आज से 6 महीने में रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट आगे की सुनवाई करेगी। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की पीठ ने समिति को शुक्रवार को आदेश दिया और पीठ ने रिपोर्ट आने के बाद मामले को सूचीबद्ध करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश उस याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है जिसमें समिति को 1 महीने में अंतिम रिपोर्ट देने के निर्देश की मांग की गई है। इसके अलावा एक और खबर, 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर शिवसेना नेता संजय राउत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बड़ी जीत हासिल करी है, लेकिन उसे कामयाबी को पचाना सीखना चाहिए। यूपी को लेकर के राउत ने कहा कि यह भाजपा का राज्य था, अब भी है, लेकिन अखिलेश की सीटें 3 गुना बढ़ी हैं, सपा 42 से 125 पर पहुंची है। मायावती और ओवैसी ने भाजपा की जीत में योगदान दिया है, इसलिए उन्हें पद्म भूषण और भारत रत्न देना चाहिए। इसके अलावा एक और खबर, केजरीवाल ने कहा था बीते दिनों कि शायद देश के 75 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चुनाव टालने के लिए कहा है, और इसका जवाब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल से सवाल है कि आखिर 7 साल तक MCD का फंड क्यों रोका गया, कहा कि पार्कों, अस्पतालों और कम्युनिटी सेंटर का पैसा क्यों रोका गया। इन शॉर्ट्स में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है आज का कानून।
लखीमपुर खीरी मामले के गवाहों में से कल एक पर हमला हुआ था। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आशीष मिश्रा को दी गई जमानत के खिलाफ अपील को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए, जो मामले के मुख्य आरोपी हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने तब भी कहा था, जब पिछली बार बात हुई थी इसको लेकर के 15 मार्च को कहा था, उन्होंने कहा था कि 15 मार्च को इसको लेकर के सूचीबद्ध किया जाएगा। पहले यह कहा था। कोर्ट ने पहले भी निर्देश भी दिया था कि इस मामले को आज सूचीबद्ध किया जाए, लेकिन यह वाद सूची में नहीं शामिल किया गया था। भूषण ने कहा कि इस पर आज सुनवाई होनी थी। कल रात इस मामले के मुख्य गवाहों में से एक पर हमला हुआ है और यह गंभीर मामला है। बता दें, 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि इस बात की संभावना हो सकती है कि विरोध करने वाले किसानों को कुचलने वाले वाहन के चालक ने खुद को बचाने के लिए बाद में वाहन को तेज कर दिया हो। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत तुलसीदास का एक दोहा है। तुलसी जी कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भर होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अलग अलग मायने निकाल सकते हैं। चूंकि राजनीति का माहौल चल रहा है, तो राजनीति में अखिलेश यादव जी के लिए है कि इस दोहे को अपने जीवन में बिल्कुल अमल में ना लाइए, वरना जो अभी आपकी हालत हुई है और बुरी हालत हो जाएगी। 4.5 साल अगर व्हाइट हाउस में बैठ के उसके लॉन में साइकिल चलाते रहेंगे तो सब कुछ अच्छा नहीं रहेगा। बाकी आम लोगों के लिए यही है कि ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आज जिन खबरों पर हमने बात करी, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में मुझसे बता सकते हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को साझा कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। शुक्रिया।